हेलो फ्रेंड्स, मैं श्लोक स्वागत करता हूं अपने स्पिरिट फार्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 24 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया गया है और क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको कई सारे जो है जानकारी मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में जो है मील का पत्थर साबित होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है जानकारी मिल पाएगी, बढ़िया जानकारी, जो इसमें जो है बहुत इसको रिसर्च करके लाया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। भारत का लक्ष्य कब तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन और किसी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर उतारना है या लैंड कराना है? तो विकल्प में है 2030, 2035, 2040, 2047। सही उत्तर है आपका 2040। 2040 तक अभी हाल ही में कल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। उसके उपलक्ष्य में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, तो उन्होंने ये क्या है, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री और कई सारे मिनिस्ट्री इनके पास है। तो इन्होंने घोषणा किया है कि भारत का लक्ष्य है कि वह 2040 तक जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बना दे और जो है किसी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर जो है उतार दे या लैंड करा दे। तो ये जो है 2040 तक भारत का लक्ष्य है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत ने जो है ये कल जो स्पेस डे मनाया, नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया था? क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक हम लोग चांद की दक्षिणी सतह पर पहला ऐसा देश बने थे जो है लैंड कराए थे। तो चंद्रयान 3 की सफलता पर जो है हम लोग इसको नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। तो पहला नेशनल स्पेस डे था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बार जब 23 अगस्त को ये चांद की दक्षिणी सतह पर ये पहुंचा था, दक्षिणी ध्रुव पर, तब इसके उपलक्ष्य में जो है ये मनाने के लिए घोषणा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी के जो है कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह द्वारा बोला गया है कि 2040 तक हमारा ये लक्ष्य है। अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है? अंतरिक्ष स्टेशन ये होता है कि एक अंतरिक्ष में एक चलता फिरता, जान लीजिए, घर। बस सीधे से ये समझना सबसे आपको सटीक है। वहां आपको एक घर की तरह, उसके अंदर आप रहेंगे, वहां रिसर्च करिए, वहां सारे काम जो है आप करिए, वहीं आप जान लीजिए निवास करिए। तो अंतरिक्ष में एक घर जान लीजिए बना दिया जाएगा, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा 2040 तक। अभी तक जो है इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है कार्य करता है, उसमें जो है जो अपना थोड़ा बहुत उससे रिसर्च के माध्यम से जो प्राप्त करता है जानकारी, वो लेता है। लेकिन अपना खुद का ये बनाने के लिए घोषणा कर दिया है कि 2040 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2040 एकदम आप याद रखिएगा। इसमें 2047 भी है, विकल्प की आजादी के जो है 100 साल होने पर यह घोषणा किया गया नहीं, लेकिन इसको 2040 तक किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने किस देश को 4 भीष्म क्यूब देने की घोषणा की है? तो विकल्प में पोलैंड, यूक्रेन, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही उत्तर आपका रहेगा यूक्रेन की राजधानी क्यू। तो प्रधानमंत्री मोदी कल जो है यूक्रेन के अपने राजकीय यात्रा पर थे। ये 2 देश के आपको बता चुके हैं कि 2 देश की यात्रा पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कौन कौन से देश की यात्रा पर गए हुए हैं? पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं। तो उन्होंने जो है कि अपने यात्रा के दूसरे पड़ाव में यूक्रेन गए। वहां जो है उनकी राजधानी क्यू में पहुंचे। वहां उन्होंने ये घोषणा किया कि 4 भीष्म क्यूब यूक्रेन को दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे भीष्म क्यूब क्या है? तो ये जो आपको बताया अंतरिक्ष स्टेशन है चलता फिरता, वैसे ये भीष्म क्यूब जान लीजिए चलता फिरता अस्पताल है। अभी ऐसे आप समझ लीजिए, ये 12 मिनट में रेडी होकर के अस्पताल तैयार हो जाएगा। इस तरह से है 4, देख लिए। तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, तो उनको जो है प्रधानमंत्री ने ये सौंपा है। तो 4 जो है क्या भीष्म क्यूब सौंपा है। अब आपको इसके बारे में हम डिटेलिंग पूरा कर देते हैं। भीष्म क्यूब जो है क्या है, इसका फुल फॉर्म सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन भी ये जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचिएगा कि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भीष्म क्यूब क्या है?
भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी देश को जो है ऐसे इस तरह का अस्पताल देना, अस्पताल जो है चलता फिरता अस्पताल की देने की घोषणा करना तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूज में जो रहता है, जान ही रहे होंगे क्वेश्चन जो है किस तरह से पिकअप करता है आयोग, कोई भी आयोग। तो इससे क्या होगा, भीष्म से घायलों के शीघ्र उपचार में काफी मदद मिलेगी और उसके साथ ही अनमोल जीवन बचाने में काफी योगदान मिलेगा। आप देखते होंगे कहीं ऐसे जो पहाड़ी क्षेत्र है या वैसा कहीं क्षेत्र है दूर दराज वाले क्षेत्र, वहां जो है कोई घटना हो जाती है तो वहां जो है अस्पताल नहीं मिलता है, जल्दी अस्पताल ले जाने के लिए आपको 2 घंटा 4 घंटा समय लगाना पड़ता है। तो अगर ये ऐसा इस तरह का एक चलता फिरता अस्पताल रहेगा तो वहां कोई मान लीजिए घटना घटने की संभावना है तो उसको वहां पहले से जाकर के रेडी किया जाएगा और वो रेडी किया जाएगा। उसके बाद जब वहां का वो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो उस अस्पताल को उठा करके कहीं दूसरे जगह लेकर चला जाया जाएगा। तो उस वहां तुरंत अस्पताल मिलने से कई सारे जो है डेथ को जो है टाला जा सकता है, मतलब जल्दी उसको जो है इलाज प्रोवाइड करके रखें। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए जो है। तो देखिए कहा गया कि अनमोल जीवन बचाने में ये काफी योगदान होगा, निश्चित रूप से होगा। और आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित ये किया गया है। तो विकसित भीष्म क्यूब पर चलता फिरता अस्पताल है, एक चलता फिरता अस्पताल है। इस 720 किलो वजनी मास्टर क्यूब को ड्रोन से, पैरासूट से या हेलीकॉप्टर की मदद से इसे किसी भी आपदा या युद्ध क्षेत्र में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। और महज 12 मिनट में इससे एक अस्पताल तैयार किया जा सकता है, आपको हम पहले ही बता दिए। अब इसको किसी ड्रोन से, मान लीजिए 720 किलो का है ये, ड्रोन से मान लीजिए कहीं कोई आपदा आ गया, बड़ा आपदा आ गया, सारे अस्पताल वगैरह सब वहां के बंद हो गए या ठप हो गए या गिर गए, मान लीजिए कोई आपदा ऐसा है, तो वहां अस्पताल की निश्चित रूप से तुरंत आवश्यकता पड़ेगी। तुरंत वहां ये अस्पताल जो है ड्रोन के माध्यम से, पैरासूट के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लेकर के चला जाएगा और वहां इलाज चालू कर दिया जाएगा। 12 मिनट में, जस्ट 12 मिनट में अस्पताल तैयार हो जाएगा। सोचिए तो कितना जो है बढ़िया ये काम किया गया है। मान लीजिए कहीं हमारे यहाँ हमारा पहाड़ी एरिया कितना ज्यादा है, युद्ध होते रहता है हमारा लद्दाख में और सब क्षेत्रों में, हमेशा जो है किसी देश से किसी विवाद के कारण से जो है कुछ चलता रहता है। कभी आतंकी हमला हो गया तो वहां मान लीजिए इस तरह का अस्पताल रहेगा तो उनको तुरंत जो है इलाज की आवश्यकता होगी, तुरंत इलाज मिल जाएगा। तो ये इस पर्पज से जो है कितना इम्पोर्टेंट है। और वहां जो है युद्ध जान ही रहे हैं यूक्रेन में किस तरह से चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध, तो वहां इस तरह का अस्पताल का काफी जो है मदद मिलेगा इसमें। और प्रत्येक भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा से जुड़ी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा या देखभाल सुनिश्चित करने वाली दवाइयां और उपकरण शामिल है, दवाइयां और उपकरण। और देखिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं वहां उपलब्ध होंगी। और इसमें बुनियादी ऑपरेशन जो होता है, सर्जरी कक्ष के लिए सर्जिकल उपकरण भी शामिल हैं, जो प्रतिदिन 10 या 15 बुनियादी सर्जरी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सोचिएगा कि 10 से 15 जो है सर्जरी भी वहां किया जा सकता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये हॉस्पिटल की नॉर्मल सर्जरी, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा सर्जरी हो, तो नॉर्मल सर्जरी वहां किया जा सकता है। और भीष्म क्यूब में जो है तरह तरह की आपातकालीन चिकित्सीय हालत जैसे आघात लगने, रक्तस्राव होने, जल जाने, फ्रैक्चर होने इत्यादि के लगभग 200 मरीजों का इलाज की क्षमता है। और इसमें सीमित मात्रा में अपनी जरूरत की बिजली और ऑक्सीजन की उत्पन्न हो सकती है। और इसमें जो है ये कह लीजिए कि सीमित बिजली उत्पन्न हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ सोलर ऊर्जा इस पर भी लगाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूक्रेन की चिकित्सक टीम को भीष्म क्यूब के संचालन का प्रारंभिक परीक्षण भी करने के लिए अनेक भारतीय विशेषज्ञों का एक टीम तैनात की गई है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनको ट्रेनिंग दे करके कैसे इसको संचालित किया जाएगा, फिर भारत उनको सौंप देगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसके जो कई सारे एंगल से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ये कैसा है, कैसे क्या है, किस देश को दिया गया है, किस योजना के तहत चालू किया गया है, किस देश को दिया गया है, इसमें लगभग किसकी क्षमता क्या है। अब ऐसे भीष्म क्यूब के बारे में ही आपसे पूछा जा सकता है 4 विकल्प में कि ये क्या है भीष्म क्यूब। एक चलता फिरता अस्पताल है, ये जो है लड़ाकू विमान है, ये कुछ है, ऐसे करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि हाल ही में न्यूज में रहा भीष्म क्यूब क्या है। तो भीष्म क्यूब एक लड़ने वाला जो है बस है, लड़ाई करने वाला, ऐसे कुछ मतलब पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वां सीएट क्रिकेट पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो विकल्प में है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली। तो सही उत्तर आपका रहेगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जो है ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। और जो है यही देखेंगे आपको राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। किसको? राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम। तो किसे दिया गया है? राहुल द्रविड़ को दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। और सारे कई जो है पाए हैं पुरस्कार, लेकिन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों लोग का है कि लाइफ टाइम अवार्ड से जो है राहुल द्रविड़ को और रोहित शर्मा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जो है चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है शुरुआत 1996 से हुआ है। तो आरपी गोयनका समूह की कंपनी है सीएट टायर्स द्वारा ये प्रायोजित है। सीएट आप सुने होंगे, सीएट टायर्स सुने क्या होंगे, देखे होंगे। तो इसके द्वारा जो है ये प्रायोजित है। तो कौन है? आरपी गोयनका समूह इसके द्वारा जो है संचालित है या प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यों वाली राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स गठन किया है, यानी करने का निर्णय लिया है? तो विकल्प में है 14, 15, 20, 30। सही उत्तर आपका रहेगा 14 जो है इसको सुनिश्चित, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का निर्णय लिया है, गठन किया है। इसमें 14 सदस्य हैं, लेकिन 14 में 10 तो डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर हैं, 4 जो है पदेन सदस्य हैं, 4 पदेन सदस्य हैं। और 4 पदेन सदस्य कौन कौन है? ये है आपके देखिए टास्क फोर्स में 4 पदेन सदस्य भी हैं, शामिल होंगे। इसमें कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष शामिल होंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन उसमें शामिल है, क्योंकि पूरे देश में जो है इस तरह का घटना हुआ कि कोलकाता में जो रेप की घटना हुआ आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, तो उस लड़की का किस तरह से मृत्यु हो गया, उसके वजह से पूरे देश में जो आक्रोश पनपा, आक्रोश जो हुआ, अस्पताल को बंद किया गया। इस प्रकार से जो है घटना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीओ मोटे अपने खुद से बिना किसी के जाए हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद एक्शन लिया है और इस तरह से कार्रवाई जो है की है। और वहां जो है अभी हाल ही में आपको 2 दिन पहले शायद क्वेश्चन पढ़ाए थे कि केंद्र सरकार ने जो है 25% केंद्रीय अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने का भी निर्णय लिया था। तो वहां जो है इस पर्पज से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टास्क फोर्स जो है अभी जो है वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव इस समय राजीव गौबा, तो इनके नेतृत्व में ये बनाया गया है। लेकिन आप जानते हैं, अभी आपको कुछ दिन पहले ये भी न्यूज किया गया था खबर कि कैबिनेट सचिव जो है अपना पद छोड़ने वाले हैं, मतलब रिटायर होने वाले हैं। तो उनके स्थान पे जो है कौन बनने वाला है? टीवी सोमनाथन। ये क्वेश्चन आपसे बताया जा चुका है, सोमनाथन। तो वो जो है फिर आगे वो जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे जब वो आ जाएंगे। तो ये 30 तारीख तक या 31 तारीख तक कह लीजिए ये रहेंगे अपने पद पर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, कितने सदस्यों वाली टीम बनाई है? 14 सदस्यों वाली राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इसी तरह से जानकारी, इससे अच्छे लेवल पे हम जानकारी लेकर आते रहेंगे और सारे टॉपिक पे हम जानकारी लेते रहेंगे। और लेकिन आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए। फिर अगला देखिएगा, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का चौथा स्टेशन 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू हो गया है। यह किस राज्य में है? तो विकल्प में कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात। जी, गुजरात रहेगा। अब भारत का यह दूसरा स्वदेश निर्मित है 700
मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। अब भारत का दूसरा है स्वदेश निर्मित है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वदेश मतलब अपने देश में ही इसको निर्मित किया गया है, इंडिजिनसली बिल्ड किया गया है इसको, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये किस राज्य में है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो गुजरात में। ये चौथा इसका जो है यूनिट है, इसको संचालित 700 मेगावाट के लिए इसको संचालित फिर से शुरू मतलब संचालित किया गया, फिर से नहीं, वही नया बना के, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका चौथा स्टेशन है ये काकरापार का, गुजरात। देख लीजिए, आपको कुछ स्टेशन कवर किए हैं, जैसे रावत भाटा आप देखेंगे तो कहाँ है, आप परिचित होंगे, तो ये राजस्थान में है। वही देखेंगे कुम्हारिया नरोरा उत्तर प्रदेश में है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा मीठी वर्दी, ये काकरापार आपको बता दिया गया कहाँ है, गुजरात में है। और मीठी वर्दी कहाँ है, गुजरात में ही है। उसके बाद तारापुर जो है, तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र में, जैतपुर संयंत्र महाराष्ट्र में, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है जैतपुर। और फिर देखिए कैगा कर्नाटक में, ये क्वेश्चन ये सब मतलब इसमें जितने भी कवर किए हैं सब क्वेश्चन मतलब वनडे एग्जाम या वैसे एग्जाम में सब में पूछा है क्वेश्चन। ये कोई निश्चित नहीं वनडे एग्जाम में, खाली बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछा है। मिलान करने के लिए दिया है कि जैसे मुझे जैतपुर कहाँ है तो महाराष्ट्र में, तो मिलान करने के लिए भी पूछा है। कैगा पूछा है कई बार। उसके बाद कुडनकुलन देखिएगा तमिलनाडु में है। उसके बाद तमिलनाडु में एक और महत्वपूर्ण है कलपक्कम, इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोवाड़ा जो है आंध्रा में है। वारगी देख लीजिएगा, हरिपुर देख लीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसरो द्वारा अगले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है या योजना बनाई है? तो विकल्प में है 50, 60, 70, 80। तो सही उत्तर आपका रहेगा 70। इसरो ने जो है 70 सैटेलाइट लॉन्च करने का योजना बनाया है। इसरो को जो है स्थापना आपसे कल पूछे थे, यहाँ फिर एक बार आज को बता दे रहे हैं, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस समय जो है यस सोमनाथ, डॉक्टर यस सोमनाथ जो है इसरो के चीफ हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। अभी वनडे एग्जाम में पुलिस जैसे एग्जाम हो रहे हैं, आप देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाएंगे। 10 पेपर होगा, क्योंकि 5 दिन में 2 पेपर होगा, तो वहां देखिएगा आप मिलाइएगा इससे, करंट अफेयर से जरूर जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोई भी पेपर उठा लीजिएगा आप पूरे देश में होने वाले पेपर में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा और थोड़ा बहुत चेंज करके मिल जाएगा। जो आपको हम बता रहे हैं उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं बहुत आराम से। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे प्रदान किया जाएगा? तो अर्पित सोनी विकल्प में है, संजीव शर्मा, के.एस. चित्रा, उत्तम सिंह। सही उत्तर आपका रहेगा चित्रा, के.एस. चित्रा। के.एस. चित्रा को जो है ये अवार्ड जो है देश के लिए देने की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। अब आप कहेंगे लता मंगेशकर जो है मध्य प्रदेश सरकार क्यों देती है लता मंगेशकर पुरस्कार? तो ये लता मंगेशकर का जन्म हुआ था वो इंदौर में ही हुआ था, 1929 ईस्वी में इंदौर में ही हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में ये जो है मध्य प्रदेश सरकार इसको दे रही है अवार्ड, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लता मंगेशकर के वो जान ही रहे हैं सब लोग, इनका हाल ही में अभी देहांत हो गया है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछली बार आप देखेंगे 2022 के लिए उत्तम सिंह को दिया गया था, तो ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब विकल्प में उत्तम सिंह रहेगा तो ये जान लीजिएगा कि ये पहले इसके पा चुके हैं। तो के.एस. चित्रा को जो है 2023 का दिया जाता है और सितंबर में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जन्मदिन उसी समय पड़ता है। फिर अगला देखिएगा, ये मतलब इसी में देखिएगा थोड़ा डिटेल कि 28 सितंबर 2024 को लता मंगेशकर के जन्म दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो 28 सितंबर को प्राप्त किया जाएगा, दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। और लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में ही हुआ था, और जबकि निधन जो है 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको 1989 में दिया जा चुका है, 1989 में, और भारत रत्न 2001 में दिया जा चुका है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है
आप इसको केयरफुली देखिएगा, क्वेश्चन ये निश्चित रूप से पूछा गया है। तो 2001 में उनको भारत रत्न दिया गया है। विकल्प में आपको ये भी देख सकता है कि इनको भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन आपको देखना है ध्यान से कि विकल्प इनको भारत रत्न दिया गया है। फिर अगला देखिएगा कि इसमें जो है, इसी में मध्य प्रदेश सरकार यह पुरस्कार 1984 से ही लगातार प्रदान कर रही है, और जिसमें 2 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में देती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट करके आप, हम बताएं कि ना बताएं ये, चलिए बता देते हैं, थोड़ा कठिन है, अभी तक पूछे नहीं है। लता मंगेशकर को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी, क्वीन ऑफ मेलोडी, उसके बाद वॉइस ऑफ द मिलेनियम, वॉइस ऑफ द मिलेनियम इनको कहा जाता है। तो 3 है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ मिलेनियम। तो इन्हीं को जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से भूलिएगा मत कि इनको जो है, इनको 2001 में जो है पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? पुरस्कार देने का सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ये देखिए आपको बता दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो विकल्प में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत में संविधान संग्रहालय है। और ये भी देखिए कहा क्या कह रहा, भारत का पहला, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ा करिए भाई, जब भी आ जाए आपके एग्जाम में कि भारत का पहला केवल एक, तो क्वेश्चन जो है वहां अलर्ट हो जाइए तुरंत कि कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो भारत का पहला जो है संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हरियाणा के सोनीपत में खुलेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम होगा। और इसका नाम देखिएगा, डिटेल यहाँ किए हैं, इसका नाम जो है संविधान अकादमी अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा इसका उद्घाटन 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस यूनिवर्सिटी में ही ये बन रहा है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, कहाँ? सोनीपत, हरियाणा में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। सही उत्तर आपका रहेगा मंगल। मंगल ग्रह पर जो है वैज्ञानिकों ने उसकी सतह की गहराई में जो है तरल जल की खोज की है। तो अध्ययन से ये पता चलेगा कि मंगल ग्रह की मध्य पर्पटी में भी जल है। तो मध्य पर्पटी में इसके जल होने की खोज की गई है वैज्ञानिकों द्वारा। आपको हम यहाँ आज डिटेलिंग नहीं बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा सही वैसे ही लंबा हो गया है। कभी ग्रह के बारे में और आएगा तो हम आपको पूरा डिटेलिंग कर देंगे कि कितने ग्रह हैं, कौन ग्रह है, क्या कैसे क्या है, पूरा बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे IOR इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सचिवालय का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है? सेक्रेटरी जनरल तो किसे बनाया गया है? विकल्प में है इंद्रमणि पांडे, मनोज मित्तल, संजीव रंजन, महेश सिन्हा। तो सही उत्तर आपका रहेगा संजीव रंजन। सही उत्तर आपका संजीव रंजन रहेगा। तो इनको ही 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, इनका कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 3 वर्ष। और कब से ये होंगे? 2025 से, 1 जनवरी 2025 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बताइए, आज ही से इनको नियुक्त किया गया है। तो 1 जनवरी 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे और 3 वर्ष के लिए रहेंगे। और अभी वर्तमान में जो है ये सलमान अल फरासी, वो जो इंडोनेशिया के हैं, वो अभी इस पद पे अपना आसीन है। तो इनको 1 जनवरी 2025 से इनका पदभार शुरू होगा। ये देखेगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। तो इसका स्थापना देखेंगे 7 मार्च 1997 को हुआ है, और मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय इसका। और ये इसमें 23 सदस्य हैं।
मेंबर इसके कितने हैं? 23 सदस्य हैं, भारत भी इसका मेंबर है। और इसके वर्तमान सेक्रेटरी जनरल सलमान अल फरासी इंडोनेशिया के हैं, बता दिए। अब तो कौन इसका जो है बनने के लिए कहा गया है सेक्रेटरी जनरल? संजीव रंजन को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडियन है। तो वीडियो में अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो विकल्प में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ। तो ये हैदराबाद वाला जो एयरपोर्ट है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इनको जो है इस एयरपोर्ट को ये खिताब मिला है ट्रेवल अवार्ड, इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब। तो ये लगातार तीसरी बार, थर्ड टाइम ये जो है अवार्ड ये पाया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई एयरपोर्ट लगातार हवाई अड्डे के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब तीसरी बार पाया है तो निश्चित रूप से वो जो है अच्छा एयरपोर्ट होगा। तो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद को दिया गया है। ये क्वेश्चन इस पर्पज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको एयरपोर्ट कई बार मिलाने दिया गया है कि मतलब ये कहाँ है, जैसे मान लीजिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है। विकल्प में 2-3 एयरपोर्ट देकर मिलाने के लिए दिया गया कि लखनऊ में है, कि बनारस में है, कि कहाँ है, कि दिल्ली में है। तो इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं तो उनका जो है लोकेशन और उनका नाम आप पता करिए रहिएगा। जैसे ये चौधरी चरण सिंह हो गया, अमौसी एयरपोर्ट जो है यहाँ कहाँ है, ऐसे ऐसे मतलब एयरपोर्ट का आप नाम जो है, इंदिरा गांधी कहाँ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब अयोध्या का एयरपोर्ट क्या, इसका नाम क्या रख दिया गया, इस सब मॉडल का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नए हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे कि हाँ लोग हमको पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।